नमस्कार, मैं आलोक कुमार पूर्णिया बिहार से। आज के सेशन में मैं स्पेशली 67th बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूं और इस सेशन में 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपको काफ़ी ध्यान से सुननी चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपने हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम सुना होगा। हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि जब खेतों में फसल तैयार हो जाता है तब हम उनकी कटाई करते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं, उसे तैयार करते हैं, उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। जैसे तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं, केरल में ओणम मनाते हैं। लेकिन आज हम हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात नहीं करेंगे बल्कि सोइंग फेस्टिवल की बात करेंगे। सोइंग फेस्टिवल यानी कि जब हम फसल को खेतों में लगाते हैं, और इस फेस्टिवल का नाम है हरेली फेस्टिवल, जो कि हमारे भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। और माना जाता है कि ये फेस्टिवल इस राज्य का पहला त्यौहार है। इसी त्यौहार के साथ त्यौहार शुरू हो जाता है। तो हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ राज्य का क्यों है चर्चा में, इसको जानने के लिए चलिए हम कुछ तथ्यों को जानते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार 2020 ईस्वी में गोधन न्याय योजना के तहत गाय की गोबर खरीदना शुरू की थी 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। और इस वर्ष 2022 में इसी हरेली त्योहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर के साथ साथ अब गोमूत्र भी खरीदने की बात कही है। 4 रुपये प्रति लीटर की दर से इसे खरीदी जाएगी, ये इसका न्यूनतम मूल्य होगा। अब इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार करेंगे, तो इसका उपयोग हम लोग करेंगे कीटनाशक नियंत्रक उत्पाद बनाने में। तो गोधन न्याय योजना के कारण छत्तीसगढ़ का ये हरेली त्यौहार भी चर्चे में आ गई। आपको इसमें जानने वाली बात, याद रखने वाली बात ये है कि हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। और दूसरी बात कि गोधन न्याय योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ी हुई है। ये इस सेशन का पहला प्रश्न है, आप जरूर ध्यान में रखेंगे। दूसरा है, चर्चा में राज्यसभा भी रही है। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत का एक संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 80 से ठीक एक पहले की बात करते हैं, अनुच्छेद 79, जिसमें संसद के बारे में कहा गया है कि 3 प्रमुख अंग हैं इनके, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। इसमें कही गई है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी, जिसमें 238 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। ये 12 सदस्य वो होंगे जो इस देश में सोशल के फील्ड में, समाज कल्याण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की हो, या खेल के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में एक विशेष उपलब्धि हासिल की हो, ऐसे महान व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ये हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान है। 12 में से 7 सीट खाली थी, जिसमें रिसेंट में 4 सदस्यों को चुना गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सीधे 4 सदस्यों को चुन लिया गया है और उनमें से एक नाम है पीटी ऊषा, जिन्हें आप सभी को ही जानते हैं। ये केरला की एथलेटिक्स रही हैं, जिन्हें आप गोल्डन क्वीन के नाम से जानते हैं। दूसरे व्यक्ति रहे हैं इलैया राजा। ये एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। तमिल एवं तेलुगु फिल्मों के लगभग 7000 से भी ज़्यादा गानों में इन्होंने अपनी संगीत दी है और इन्हें 2018 ईस्वी में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तीसरे व्यक्ति हैं विजेंद्र प्रसाद गारू। आपने फिल्म बाहुबली का नाम जरूर सुना होगा। फिल्म बाहुबली, RRR, मणिकर्णिका, रॉडी राठौड़, बजरंगी भाईजान, ये सभी फिल्मों का नाम आपने जरूर सुना होगा और आप में से बहुत लोगों ने इन्हें देखा भी होगा। इन सभी फिल्मों के जो कहानीकार हैं ये विजेंद्र प्रसाद गारू जी हैं। इन्हें भी राज्यसभा का सांसद के रूप में चुना गया है। और चौथे व्यक्ति जो हैं ये हमारे धर्मगुरु हैं वीरेंद्र हेगड़े। जब बात कर्नाटक राज्य की होगी तो कर्नाटक राज्य जिसकी सीमा, यदि हम कर्नाटक राज्य की बात करें तो सबसे उत्तर का जो
जिला है जो कि महाराष्ट्र एवं गोवा के साथ अपनी सीमा लगाती है, बेलगवी। दक्षिण की बात करते हैं तो मैसूर या आप जामनगर कह सकते हैं। पूरब की ओर चित्रदुर्गा और पश्चिम की ओर जो अपनी सीमा केरला के साथ लगाती है, वहाँ एक जिला है उडुपी। उडुपी के उत्तर में उत्तर कन्नड़ है और दक्षिण में दक्षिण कन्नड़ है। कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिला में एक प्रसिद्ध धर्म स्थल है जिसका नाम है धर्मस्थल श्री मंजुनाथ स्वामी टेम्पल। इसी मंदिर के ये अनुवांशिक ट्रस्टी एवं धर्माधिकारी हैं। आपको ये जानकर के बेहद खुशी होगी कि दिगंबर जैन समुदाय से अपनी ताल्लुकात रखने के बावजूद हिंदू समुदाय के अनेकों मंदिरों के ये ट्रस्टी रहे हैं। तो ये 4 महान भारतीयों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नामित किया गया है। मैं इन चारों का नाम एक बार फिर से दोहराता हूँ, आप भी मेरे साथ दोहराइए। पीटी उषा, इलैया राजा, विजेंद्र प्रसाद गारो और धर्मगुरु वीरेंद्र हेगड़े। अब हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। भारत से हजारों मील दूर चीन के वुहान शहर में जब वर्ष 2019 के दिसंबर महीने में मौतों की संख्या अचानक बढ़ने लगी, मृतकों की संख्या अचानक बढ़ने लगी, तो जल्द ही ज्ञात हुआ कि नोवल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कारण ये मौतें हो रही है, जिसे बाद में कोविड-19 का नाम दिया गया। चीन के वुहान से शुरू होकर जब ये पूरे विश्व में फैलने लगा तो चीन की ये बीमारी बहुत ही जल्द महामारी का रूप ले ली। हमारे भारत में भी काफ़ी मृतकों की संख्या रही। लोगों को जल्द ही इस महामारी से बचने के लिए टीकाकरण का इंतजार होने लगा। बायोटेक भारत, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एवं तमाम प्रकार के जो मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं, जो वायरोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों ने काम शुरू किया। और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे के कोलैबोरेशन से भारत बायोटेक ने सबसे पहले कोवैक्सीन का निर्माण किया, जो भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन था। और जल्द ही टीकाकरण भी शुरू हुई। लोगों का ये लंबा इंतजार 16 जनवरी 2021 को समाप्त हो गई और 18 महीनों के दरमियान में 200 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ। 17 सितंबर 2021 का वो दिन था जिस दिन सर्वाधिक टीकाकरण हुआ, 2.5 करोड़ टीकाकरण हुआ, और वो शुभ मौका था नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के मौके पर 2.5 करोड़ टीकाकरण हुआ, जो कि एक दिन का सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड था। फिर बात शुरू हुई कि किशोरों के लिए 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो किशोर हैं उनके लिए टीकाकरण कब आएगा, और उनका भी ये टीकाकरण 16 मार्च 2022 से शुरू हुई। पहला डोज एवं दूसरे डोज के बाद जब तीसरा एवं प्रिकॉशन डोज की बात शुरू हुई तो 10 अप्रैल 2022 से 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए तीसरी एवं प्रिकॉशन डोज भी 10 अप्रैल 2022 से शुरू हो गई। कोविड-19 के दरमियान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार टीवी पर एवं विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर एक गार्जियन की भूमिका निभाते रहे। वो बताते रहे कि घर से बाहर ना निकलें, यदि निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क हमेशा पहने रहें, किसी भी चीज़ को छूने के बाद हैंड को सैनिटाइज करते रहें। जिस प्रकार घर में एक गार्जियन होते हैं, हमें अच्छे बुरे किसी भी प्रकार की बीमारियों से कैसे बचें के बारे में बताते रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक गार्जियन का काम किया। और फिर इतना ही नहीं बल्कि उस दरमियान हमारे भारत के लोग जो विदेशों में फंसे हुए थे उन्हें भी लाने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ इस महामारी में जो दिक्कतें का सामना विदेशों में हुई है, बहुत सारे देशों ने जो की है, उसमें नरेंद्र मोदी जी की भूमिका भी काफ़ी अहम रही है। अब तीसरी बात हम लोग करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। जनरली 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम लोग जानते हैं, A, B, O और AB। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है जो कि रिहेसस फैक्टर होता है। A पॉजिटिव निगेटिव,
बी पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, ओ पॉजिटिव नेगेटिव, जिसमें कि ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यानी कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। इस 4 ब्लड ग्रुप के अलावे अपने भारत में गुजरात राज्य में एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया गया, जिसे EMM नेगेटिव का नाम दिया गया। आपको बता दें कि ये दुर्लभ ब्लड ग्रुप पूरे विश्व में 9 और व्यक्तियों को है। गुजरात में पाए जाने वाले ये भारत के प्रथम एवं पूरे विश्व में 10वां व्यक्ति हैं जिन्हें ये EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स है, जिसे ISBT 042 से सिंबलाइज किया गया है। अब 15 से 40 वर्ष की महिलाओं में ये जो सर्वाइकल रीजन है, ये गला वाला रीजन को सर्वाइकल रीजन कहते हैं, इसमें कैंसर का खतरा काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। मतलब 15 से 40 या 45 वर्ष की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है, जिसका कारण होता है क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस सर्वाइकल कैंसर रोधी वैक्सीन को बना दिया है, जिसका नाम है QHPV, मीन्स क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया VG सोमानी जी ने इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इनकी मार्केटिंग के लिए भी अपनी सहमति दे दी है। मतलब महिलाएं जो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हो जाती हैं, अब इनके रोकथाम के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इनका इलाज ढूंढ निकाला है, इनका तोड़ निकाल चुके हैं, जिसे हम लोग QHPV के नाम से जानेंगे, क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बहुत ही देशों के बीच में, विश्व में अनेकों देशों के बीच में कई प्रकार के फोरम तैयार होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती है। उसमें से एक प्रसिद्ध 2021 में एक तैयार हुई, जिसे I2U2 के नाम से जाना गया। I2 यानी इंडिया एंड इजराइल, U2 यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 2021 में ये फोरम तैयार हुआ और 2022 में ऑनलाइन, जिन्हें आप वर्चुअल भी कहते हैं, वर्चुअल समिट हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री येर लापिड और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ऑनलाइन वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेट किया। एक और विशेष जानकारी के तौर पे हमारे बिहार से जुड़े हुए राज्य झारखंड से है। आप 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व आप जरूर जानते होंगे, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में है, जो कि कभी बिहार का ही अंग हुआ करता था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये हमसे अलग हो गया, बिहार से अलग होकर के एक अलग राज्य बना। इसी झारखंड राज्य में एक ज्योतिर्लिंग है बाबा बैजनाथ धाम, जिनको आप जानते हैं। देश के कोने कोने से लोग काफ़ी सुलभ तरीके से, आसानी से उनका आवागमन हो पाए। देश के कोने कोने से लोग देवघर पहुंचकर बाबा बैजनाथ धाम आ पाएँ, उनका दर्शन कर पाएँ, उनका आशीर्वाद ले पाएँ। इनको काफ़ी सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड में रांची के बाद दूसरा देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जो कि ये झारखंड में रांची के बाद दूसरा हवाई अड्डा है। साथ ही साथ ये डोमेस्टिक हवाई अड्डा है। रांची वाला इंटरनेशनल हवाई अड्डा है और देवघर वाला डोमेस्टिक हवाई अड्डा है। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए लाया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगली सेशन में मैं आपके लिए कुछ और प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।